आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है लाइव 7 के इस खास पेशकश में। यूं तो भारत समेत कई देशों में बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले पर ही निर्भर है और तो और यह कोयला लोगों के दैनिक कार्यों में भी शामिल होता है। लेकिन अगर वही कोयला लोगों की परेशानी का सबब बन जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर है बोकारो जिले के सीवनडीह की, जहां कोयला इन दिनों स्थानीय लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। कोयले के अवैध रूप से हो रही लोडिंग अनलोडिंग के कारण स्थानीय लोग लगातार कोयले की धूल फांक रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। साथ ही उल्टी दिशा में चल रही ओवरलोड गाड़ियों के कारण दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। और उससे भी जो मुख्य कारण ये एक और है दुर्घटना का यहाँ पर, यहाँ से गाड़ियाँ उल्टी दिशा में जाती हैं। यहाँ से गाड़ी निकल के सीधे शॉर्टकट होने के लिए उल्टी दिशा में होकर गाड़ी बालीडीह की तरफ जाती है और सीवनडीह के सामने से एक दिन में सैकड़ों गाड़ियाँ मुड़ती हैं, जिससे आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। जिस जगह पर कोयले को स्टोर किया जा रहा है ठीक उसके सामने कई धार्मिक स्थल भी है। कोयला कारोबारी लोगों की धार्मिक आस्था को भी ताक पे रखते हुए धार्मिक स्थल की जमीन पर भी कोयले को स्टोर कर रहे हैं, जिससे धार्मिक स्थल पर पहुंचने वाले लोग भी कोयले की धूल फांक रहे हैं। साथ ही उनकी आस्था पर चोट पहुंच रही है। धार्मिक स्थल को टेस्ट पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर धार्मिक स्थल गंदगी से एकदम पूरी तरह से भर दिया है और यहाँ पे मजार है, दरगाह है, ईदगाह है, मतलब डूंगरों का दो मस्जिद, एक मस्जिद नहीं दो मस्जिद है, पूरी तरह से डस्ट भर दिया। कभी साफ सुथरा नहीं, कभी भी पूरे जीवन में हम लोग आके हर सप्ताह हर महीना में साफ रखते हैं। काम इन लोग को चल रहा, साफ इन लोग को करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन इससे अवगत नहीं है। प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है और लगातार जांच भी चलती है, लेकिन फिर भी आम आदमी कोयला कारोबारियों के इस पूरे प्रकरण में फंसते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट भी दिया है और कई बार हम लोगों ने वहाँ अचानक जांच भी किया है। कोई भी कोयला क्षेत्र में आज के दिन में हम लोगों ने कहीं ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं पाई। हाँ, कोयला क्षेत्र में जो गाड़ियाँ हैं तिरपाल कम ढकते हैं, आपका जगह पोल्यूशन होता है, रोड पर डस्ट गिरता है, जिसके कारण पब्लिक एनवायर्ड होते हैं। हम लोगों ने उस तरह के गाड़ियों को जरंडी में और आपका खास माल में पकड़ के फाइन भी किया है और हमारे अभी संज्ञान में कि किसी भी कोयला क्षेत्र में, क्योंकि सारा हमारा जिस पोर्टल से जुटा हुआ है, कहीं भी जो गाड़ियां जो कोयला का चल रही है वहाँ ओवरलोड नहीं चलती। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर किस तरह का संज्ञान लेती है और सीवनडीह में अवैध रूप से हो रही कोयला लोडिंग अनलोडिंग पर कब तक लगाम लगाती है। अगर प्रशासन इस पर त्वरित संज्ञान लेती है तो सीवनडीह के स्थानीय लोग जल्द ही खुली हवा में सांस ले सकेंगे। बोकारो से परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट। आपने देखा सड़कों की हालत क्या बनी हुई है। ट्रक चालक मनमाने तरीके से उल्टी दिशा में ट्रक चला रहे हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और यह सब हो रहा है सिर्फ कोयला के डस्ट की धुलाई के कारण। अब इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए और भी जानकारी देने के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी परमेश्वर मंडल जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, जिस तरह से तस्वीरों में हमने देखा सड़क तालाब का रूप ले चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और ट्रक चालक जो है मनमानी तरीके से ट्रक चला रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, मैं बता दूं कि यह जो कोयला का ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग का काम चल रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों ने गलत तरीके से काम कराए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 कंपनियों के द्वारा यहाँ कोयला का काम किया जा रहा है। इसी बीच में एक धार्मिक स्थल भी है जो यहाँ से निकलने वाले प्रदूषण से भी प्रभावित हो रही है। लोग यहाँ पर अपने धार्मिक स्थान पर आते हैं, जिसे धूल भारी माहौल में रहना पड़ता है और मस्जिद के आसपास कोई जो भी भूमि है जो भी भूमि है, साथ ही कब्रिस्तान के जो जमीन है उसे भी उस पर भी बाउंड्री वॉल कर जमीन का कब्जा किया जा रहा है, जो कि कानून सम्मत नहीं है। नियम के विरुद्ध कई कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपने जो जानकारी दी है परमेश्वर जी, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रौनक अफरोज जी, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने
इस पूरे मुद्दे पर बात उठाई है। हम सीधा रुख करेंगे रौनक अफरोज की तरफ और सीधा सवाल आपसे रौनक अफरोज जी ये है कि जो परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? किसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां के जितने भी आसपास के लोग काम करते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? रौनक अफरोज जी। सबसे पहले धन्यवाद लाइव 7 टीवी का और साथ ही साथ परमेश्वर मंडल जी का, जो इन्होंने इस ज्वलनशील मुद्दे को उठाया है और हमारी आवाज बनने की कोशिश की है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आज आपके न्यूज चैनल में दिखाया गया है कि सिर्फ इतनी ही समस्याएं नहीं है, इससे ही बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है हमारा क्षेत्र, जिसमें विशेषकर सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग होते हैं उल्टी दिशा से गाड़ियों का आना जाना। और यहाँ पर कोयले का अंबार लगा दिया गया है इस रेलवे गुड साइड के अगल बगल में, जिससे संवेदकों को बहुत आसानी होती है करने में। और हम लोग का एक धार्मिक स्थल है, वहां पर 2 मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है और मजार शरीफ है, दरगाह है, करबला है। इन सारे धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाया जा रहा है और सबसे कीमती जो चीज है वहां पर कब्रिस्तान की जमीन संवेदकों के द्वारा उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। जी रौनक अफरोज जी, आप लोग जब जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत करते हैं और पदाधिकारियों से इस बात को साझा करते हैं, उनका क्या एक्शन होता है? वो क्या कहते हैं कि इस जो मुसीबत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उससे निदान इन लोगों को कैसे मिलेगा? अब तक हम लोगों ने 3 बार बोकारो एआरएम से मिलकर बात की इस मुद्दे पे। एआरएम सर का कहना है कि हम इन विषयों पे लिख के डीआरएम सर को लिख के दे दिए हैं और अभी तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है। मतलब पूरी तरह से ये सरकारी व्यवस्था में काम चल रहा है। अब जब आवेदन लेकर जाते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए, तो उन लोगों की तरफ से कहा जाता है यहाँ जाइए, फिर वहां जाइए, वहां आवेदन दीजिए, लेकिन काम कहीं से नहीं हो रहा है। रौनक जी, इसके बाद डीआरएम सर मनीष कुमार सर से कांटेक्ट करने की कोशिश की हम लोगों ने। जैसे उनको बताया कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, हमारी वाइफ यहाँ की मुखिया है, सर ने समझ दिया कि ठीक है आप आइए हमसे मिलने के लिए। उसके बाद से सर का कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। जी उल्टी दिशा में जो ये ट्रकें चल रही हैं मनमाने तरीके से, तो एक तो पहले ट्रकें चल रही हैं, वहां पीसीआर की गाड़ी होनी चाहिए। अगर कोयले की ढुलाई हो रही है, अगर कोल डस्ट की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, तो वहां कायदे से एक पुलिस गाड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और जो गाड़ियां हैं वो सुचारू तरीके से चले। एक तो प्रशासन की गाड़ी नहीं रहती है वहां पर, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ना तो दिन में और ना ही रात में कोई देखने पहुंचता है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल, ये अब तक यहाँ पर बहुत सारे मौतें हो चुकी हैं इस आसपास में और सबसे ज्यादा गाड़ियों का जो है रात में भारी मात्रा में गाड़ियों का उल्टी दिशा में आना जाना होता है और बहुत ही गलत तरीके से वो लोग गाड़ी चलाते हैं और ओवरलोडिंग माल लाने के कारण पूरे क्षेत्र में कोयला फैला हुआ रहता है। जिस तरीके से अभी हमने बयान सुना संजीव कुमार सर का, जिला परिवहन पदाधिकारी सर का, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पर गाड़ियां ओवरलोडिंग गाड़ियां नहीं चलती हैं, लेकिन आए दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती हैं। जी अगर पदाधिकारी कह भी दे कि यहाँ ओवरलोडेड गाड़ियां नहीं चलती है, तस्वीरों में तो साफ झलक रहा है, एक छोटा सा गड्ढा आता है, ट्रक को झटका लगता है और ट्रक से जो ओवरलोडेड अवैध कोयला जो ऊपर लोड किया होता है वो नीचे गिर जाते हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है, इससे पल्ला कैसे झाड़ेंगे? बिल्कुल, ये कहने का मतलब है कि हम सर से विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि सर एक बार आके आप स्थल का निरीक्षण करें और यहाँ से गुजर रही गाड़ियों को आप खुद देखें ताकि आपको मालूम चले कि यहाँ की यथास्थिति क्या है। जी आपने जैसा बताया कि एक धार्मिक स्थल भी है उस जगह पर, तो लोग धार्मिक स्थल पर अमूमन जाते हैं कि उनके मन को शांति मिले। अब अगर इस तरह से डस्ट उड़ते रहेंगे, कोयले का जो लोडिंग अनलोडिंग का कार्य है वो जारी रहेगा, ट्रकों का आवागमन बिल्कुल ही मनमानी तरीके से चलते रहेगा, तो वहां को लोगों तो परेशानी होगी ही। और इस पर भी अगर डीटीओ हो या कोई पदाधिकारी हो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये उनके मनमाने तरीके से ही ये काम चल रहा है, उनके संरक्षण में ये काम चल रहा है। ये सवाल भी उठ सकता है। बिल्कुल, और सर एक सबसे अफसोस की बात ये है कि ये आसपास के यहाँ के जितने भी विस्थापित हैं, हम लोगों ने
लौह नगरी बनाने के लिए अपनी जमीनें दी थी जी और आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा क्षेत्र कोयला नगरी बन चुका है। जी और एक तो हम लोग लौह कारखाना का जो प्रदूषण झेल ही रहे हैं, जी साथ ही साथ अब कोयले का दोहरी मार झेल रहे हैं। जी यहाँ के बच्चों के स्वास्थ्य पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ के बुजुर्गों पे, और गुड सेट के ठीक बगल में कुछ रोगियों के लिए उनके लिए आवास बनाया गया है वहाँ पर। जी। गुड सेट के महज 500 मीटर के दूरी आपने पे कहा कि कारखानों का प्रदूषण झेलना पड़ रहा आप लोगों को, तो एंटी पोल्यूशन ब्यूरो जो है, जो प्रदूषण पर काम करती है लगातार, क्या वो वहां जांच करने नहीं पहुंचती है? इन फैक्ट्रियों को लाइसेंस कैसे मिल रहा है? इनका लाइसेंस रिन्यूअल कैसे हो रहा है? अगर ये लगातार प्रदूषण के उस पैमाने को नहीं टच कर रही है, नहीं पहुंच पा रही है वहां, तो उनको लाइसेंस कैसे मिल रहा है और ये फैक्ट्रियां चल कैसे रही हैं? बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने चिट्ठी से जवाब मांगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 3 RTI लगा चुके हैं इस चीज के लिए कि यहाँ पर इतनी घनी आबादी के बीच में आपने क्रेशर लगाने का कैसे परमिशन दिया है। जी, एक तो घनी आबादी के बीच फैक्ट्रियां चल रही हैं, गाड़ियां मनमानी तरीके से चल रहे हैं, ओवरलोड चल रहे हैं और सारे के सारे हेवी लोडेड व्हीकल्स हैं। और अगर हेवी लोडेड व्हीकल्स की बात करें, मतलब हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो बड़ी गाड़ियां जिन पर सामान की ढुलाई की जाती है वो हेवी व्हीकल्स होते हैं। अगर वो इस तरीके से जो जनसंख्या वाले इलाके हैं वहां से अगर गाड़ियां पार होती रहेंगी तो आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना घट सकती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और खुद स्कूल जाते हैं, और इस दौरान अगर वो इन गाड़ियों की चपेट में आ गए हैं, अगर ना चाहते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो सीधा सवाल प्रशासन पर है। और जिस तरह से आपने कहा, विस्थापितों की बात की आपने, लौह नगरी बनाने को लेकर अपना जमीन दान किया था, आप लोगों ने अपना जमीन दान किया था, लेकिन ये कुछ और ही तब्दील होते जा रहा है, ये कोयला नगरी में तब्दील हो गया है। अगर कोयला नगरी भी ठीक ढंग से चलता है तो कोई बात नहीं होती। कोल के डस्ट की ढुलाई होती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोल डस्ट जो हवा में उड़ती है उसके कारण कई तरह के सांस की दिक्कतें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वहां के लोगों को, उसका भी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई प्रशासन उसके लिए कोई सुध लेने नहीं पहुंचता। और आज जब हम खबर दिखा रहे हैं तो शायद इस खबर का असर हो और प्रशासन कोई एक्शन ले और आप लोगों को इस मुसीबत से निजात मिले। अब एक नजर डालेंगे रौनक जी सड़कों पर। सड़क की अगर हम बात कर ले, सड़क तो बची ही नहीं है, वहां सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस पर भी आप लोगों ने कुछ मांग की है? बिल्कुल, आए दिन हमने ARM सर से मिलकर इस पे 3-4 बार बात की कि सर आप एक बार चल के स्थल का निरीक्षण करें और वहां पर चल के खुद देखें कि वहां की क्या स्थिति है, आप उससे अवगत हो जाएं। तो सर ने कहा, हमें आश्वासन दिया कि हाँ बिल्कुल हम चलेंगे और चल के आपकी समस्याओं को देखेंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें ऐसा लगता है, कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन बिल्कुल इसमें अपने आंख को बंद किए हुए है। प्रशासन, आपने कहा कि प्रशासन आंख बंद किए हुए है। बिल्कुल, जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती प्रशासन की नींद नहीं खुलने जा रही है। ये बात पहले भी कई जिलों में झारखंड में हो चुकी है, और जब कुछ दुर्घटना घट जाती है तो अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंच जाते हैं। उससे पहले क्या कुछ कार्रवाई की जाए ताकि जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े, दुर्घटना ना घटे, इस पर कोई पदाधिकारी कोई सुध नहीं लेते हैं, कहीं कोई ढंग से काम नहीं होता है। और जब कोई दुर्घटना घटती है तब ये संवेदना व्यक्त करने पहुंच जाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाएगा शायद। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आप पदाधिकारी उस क्षेत्र के हैं इसको देखें, वहां की जनता के समस्याओं को सुने, वहां उनसे जाकर मिलें और क्या परेशानी उनको हो रही है उस पर बात करें और उसका समाधान निकालें। फिलहाल रौनक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे हमारे सहयोगी परमेश्वर, आपने जो जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।